कल का पाठ देख लिया सब समझ में आ गया। ठीक है, चलें आज अभी स्थानीय प्रकरण ही चल रहा है। न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चर विधिषु पूर्वेण अति प्रसक्तः स्थानिवत् भावः एतेषु विधिषु प्रतिषिध्यति। स्थानीवद आदेशों नलविधों से प्राप्ति हुई, अनलविधों ने निषेध किया। पुनः अचः परस्मिन पूर्वविधों ने विधान किया, वो भी अति व्याप्ति हो गई। तो पूर्वेण अति प्रसक्तः स्थानीवद भावः, यानी पूर्व सूत्र से जो अति व्याप्ति थी स्थानीवद भाव की, तो इन विधियों में उसका प्रतिषेध करते। ठीक है, इत्येतेषु है ना विधिषु प्रति परनिमित्तकः अजादेशः स्थानीवत् न भवति। ये इसका सीधा सामान्य अर्थ है। पदांत विधि प्रति अजादेशः न स्थानीवत् भवति। पदांत विधि के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। कौस्तः यौस्तः तानि सन्ति यानि सन्ति श्नसोरल्लोपः किंगिति सार्वधातुके इति परनिमित्तकः सपूर्वविधौ आवादेशे यणादेशे च कर्तव्ये स्थानीवत् स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति। कौस्तः, कौ स्तः कैसे बनता है? अस आगे तस, शब का लुक, उसके बाद फिर अपित सार्वधातु इंगित्वत् भवति, और उसके श्नसोरल लोप से अस्ति के आकार का आपने लोप किया, जो कि परनिमित्तक था, किंगित को मान करके यहाँ पर लोप हुआ था। अब यदि वो परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत हो जावे तो आकार दिखाई देगा, तो कौ अस्तः ऐसा दिखेगा, तो कावस्तः यावस्तः, ऐसी संति में भी कान्य संति यान्य संति, इस प्रकार से रूप की प्राप्ति होगी, जिसका इसने कहा कि पदांत विधि के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, तो अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। द्विर्वचनम विधि प्रति न स्थानीवत भवति। द्वित्व करने के प्रति भी अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। दध्यत्र मध्वत्र यणादेश परनिमित्तकः तस्य स्थानीवत भावात् अनचि च इति धकारस्य द्विर्वचनम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति। दधि अत्र दध्यत्र यणादेश किया आपने, यणादेश परनिमित्तक है, अच को मान करके किया है। यदि परनिमित्तक अजादेश अनचिच से द्वित्व करने के प्रति स्थानीवत हो जावे तो अनच परे नहीं मिलेगा, अनच परे न होने से द्वित्व नहीं हो पाएगा। इसने कहा कि नहीं, परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, तो यहाँ पर अनच परे मिल जाएगा और द्वित्व हो जाएगा। जिस प्रकार से असिद्ध वचन के लिए आपको बताया हुआ है कि असिद्ध वचनम उत्सर्ग लक्षण भावार्थम आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, उसी प्रकार से स्थानीवत भाव में यही चीज़ है कि कहीं पर तो आदेश निमित्तक कार्य होता है और कहीं नहीं होता है। दोनों तरह की चीज़ें रहती हैं, कहीं पर विधि होती है और कहीं पर विधि का निषेध होता है। जैसे कानी संति में यणादेश की प्राप्ति हो रही थी, तो इससे क्या हो गया? निषेध हो गया। यहाँ पर द्वित्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो इससे हो गया। तो दोनों तरह के कार्य इससे होते हैं। वरे यह अजादेश सपूर्व विधि प्रति न स्थानीवत भवति। अप्सु यायावरः प्रवपेत पिंडान याते यंगंताद् यश्च यंग इति वरचि कृते अतो लोपः परनिमित्तकः तस्य स्थानीवत्वात् आतो लोप इति चेत् आकार लोपः स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति। यंगंत या धातु से द्वित्व करके या यश जगह से आपने वरच कर लिया, या ये वर, उसके पश्चात अतोलोप से य के आकार का लोप किया। ठीक है, किसके परे रहते? वरच के परे रहते। तो फिर यदि वो स्थानीवत हो जावे तो लोपो व्योरवली से जो यकार का लोप होता है वो नहीं हो सकता है, तो इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर दूसरा ढंग से थोड़ा सा घटाएंगे। वरचि कृते अतो लोपः परनिमित्तकः तस्य स्थानीवत्वात्, यदि वो स्थानीवत हो जावे तो क्या दिखाई देगा? या आतो लोप इति च इति आकार लोपः स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति। वहाँ पर जो वरे के परे रहते है ना, आकार का लोप करते हैं, उसके पश्चात आकार का लोप कर देते हैं। किससे? लोपो व्योरवली से। या का तो लोप हो जाएगा, किंतु अभी यहाँ पर वरे की बात आ रही है ना, ये लोप के लिए फिर बाद में कहेंगे। तो वरे के पहते अर्धातु के पहते जो या धातु है वो यदि क्या हो जावे, जो आकार का लोप किया था, यदि
जो आकार का लोप किया था वो यदि स्थानीवत हो जावे तो क्या दिखाई देगा, वहाँ पर आजादी इंगित प्रत्यय दिखाई देगा। आजादी इंगित प्रत्यय होने के कारण से यहाँ पर आकार का लोप प्राप्त होने लगेगा। तो जब स्थानीवत नहीं होता है, क्योंकि किसके पर रहते, वरे है ना, वरे के प्रति जो भी कार्य है उसमें अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, तो वो आकार लोप स्थानीवत नहीं होने से यहाँ पर क्या होगा, आकार का लोप नहीं होगा। यलोप विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। कंडूते कंडूयते इति निकृते अतो लोपः परनिमित्तकः लोपो व्योर्वलिति यलोपे स्थानीवत स्यात् अस्मद्वचनात् न भवति। कंडुए कंडू कंडवादि वियोग से यक करके ति किया आपने, उस बाद फिर कंडूयति अतो लोप से आकार का लोप कर दिया। अब लोपो व्योर्वलि से जो यकार का लोप करना है उसके प्रति क्या हो जावे, परनिमित्तक अजादेश जो आकार का लोप किया है वो पूर्व यकार लोप के प्रति स्थानीवत हो जावे, तो वल परे नहीं मिलेगा, तो स्थानीवत ये यकार का लोप नहीं हो पाएगा। इसने कहा कि नहीं, परनिमित्तक अजादेश या लोप विधि के प्रति स्थानीवत नहीं होगा, तो स्थानीवत नहीं हुआ, तो वहाँ पर वल परे मिल गया, कार्य हो जाता है। स्वर विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। चिकीर्षकः जिहीर्षकः नुवुलीकृते अतो लोपः परनिमित्तकः लिति प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तम इति स्वरे कर्तव्य न स्थानीवत भवति। ठीक है, यहाँ पर आपने बना लिया जिहीर्ष चिकीर्ष धातु बना लिया आपने, क्रीसन द्वित्व इत्यादि करके क्रीसन है ना, पहले दीर्घ करेंगे क्रीसन, फिर किरसन, उसके पश्चात द्वित्व करेंगे किरसन की किरसन चिकीर्ष, फिर दीर्घ करके हलिचा से चिकीर्ष, फिर आदेश प्रत्यय लगा के चिकीर्ष। इससे आपने नुवुल प्रत्यय किया। नुवुल प्रत्यय करने के पश्चात वो को अक हो गया और अतोलोपा से आकार का लोप हुआ। अब यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है लिति। वो कहता है कि लित के प्रत्यय लिदंतस्य प्रत्ययात् पूर्वम उदात्तम भवति। तो प्रत्यय क्या है अक, उससे पूर्व क्या है चिकी का ई, किंतु उसके प्रति परनिमित्तक आकार का लोप जो किया था वो यदि स्थानीवत हो जावे तो प्रत्यय से पूर्व क्या मिलेगा, श का अ, यानी की को नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो स्थानीवत नहीं होता है तो की को उदात्तत्व सिद्ध हो जाता है। तो ची अनुदात्त की उदात्त स्वरित का एक श्रुति ये स्वर होता है। सवर्ण विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। शिंढि पिंढि शिशे पिशेष लोट मध्यम पुरुषैक वचने रुधादिभ्यश्नम हित्व धित्व ष्टुत्व जष्त्वेषु कृतेषु श्नसोरल्लोपः किंगिति सार्वधातुके परनिमित्तकः अनुस्वारस्य यही पर सवर्णे कर्तव्ये न स्थानीवत भवति। शिंढि पिंढि शिश्रुरी धातु है। शिश्रुरी धातु के आगे क्या आता है आपका, ये लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, तो सिप आया, से ये पिक्चर से उसको ही हो गया। उसके बाद इसको झशस्त धोधा से धा हो गया। उसके पश्चात इसको नुम आगम हुआ है ना, रुधादिभ्यष्टम भी लगा, तो शिंध आगे धी, शिंध ढी है ना, धातु क्या थी आपकी शिश थी, फिर धा हुआ, नाष्टु लग गया, और इधर क्या हो गया, किधर नहीं, आपकी स्थिति है शिश नुमागम किया आपने, शिंश बना, शिंश आगे सी था, सी को क्या किया, ही किया, शिंश आगे धी हो गया। उसके पश्चात नाष्टु लग गया, उसने क्या कर दिया, धा को ढा कर दिया, शिंश ढा हुआ, फिर झलाम जश झशी लगा, झश के पहले झलों को जश हुआ, तो जो श था उसको क्या हो गया, ड, उसके बाद फिर परसवर्ण होकर के बन गया आपका शिंड ढ। ठीक है, वही कहते हैं कि जष्त्वेषु कृतेषु शिंड ढ, ये स्थिति रही। अब श्नसोरल्लोप किंगिति सार्वधातु के पर निमित्त का। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम क्या कर लेते हैं, है ना, शिंश का जो शकार है वो उसका क्या होता है, शिंड ढोढ़े लोप कैसे लोप कर देगा, झरो झरी सवर्ण से होगा है ना, सवर्ण झर के पड़ते एक झर का लोप हो गया, हल से उत्तर, तो डा का लोप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है कि जो नकार है उसको अनुस्वार करेंगे, और अनुस्वार करने के पश्चात उसको पुनः परसवर्ण करके हमको शिंडी बनाना है।
किंतु जो श्नसोरल लोप से आपने आकार का लोप किया था वो धी को मान करके किया था, तो जो परनिमित्तक श्नसोरल लोप से आकार का लोप हुआ है वो उससे पूर्व नकार को परसवर्ण करने के प्रति क्या हो जावे, स्थानीवत हो जावे, तो परसवर्ण नहीं हो सकता। तो उसी को कहते हैं किंगिति सार्वधातु के परनिमित्तक अनुस्वार से ये परसवर्णे कर्तव्य न स्थानीवत भवति। अनुस्वार अनुस्वार विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। शिंशन्ति पिंशन्ति नश्चा पदान्ते से झलि इति अनुस्वारे कर्तव्ये श्नसोरल लोपो न स्थानीवत भवति। शिंशन्ति पिंशन्ति में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। शिश नम नुमागम हुआ, आकार का लोप हो गया, शिंश अंति। ठीक है, अब यहाँ पर हमको अनुस्वार करना है। अनुस्वार करने के प्रति ही वो जो श्नम के आकार का लोप किया था वो यदि स्थानीवत हो जावे तो झल परे नहीं मिलेगा, झल परे न होने से स्थानीवत नहीं हो पाएगा। इसने कहा अनुस्वार विधि के प्रति भी अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। श्नसोरल लोप न स्थानीवत भवति। दीर्घ विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। प्रतिदीवना प्रतिदीवने प्रतिदिवन इत्येतस्य भस्य इत्यधिकृत्य तृतीयैक वचने चतुर्थैक वचने च अल्लोपोनः इति अकार लोप परनिमित्तकः तस्य स्थानीवत भावात् हल चैति दीर्घत्वं न स्यात् नहि अयं वकारो हलपरः इति अस्मात् वचनात् भवति। प्रतिदिवन आगे टा, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, अल्लोपोनः, है ना, अन्नन्तस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य लोपो भवति। यहाँ पर टा के पढ़ते प्रतिदिवन की आप भसंज्ञा करेंगे, भसंज्ञा करने के पश्चात अन्नंत अंग के आकार का आपने लोप किया, क्या बच गया, प्रतिदिवन आ। पुनः हम यहाँ पर क्या करते हैं, हलिचा से दीर्घ करते हैं तो प्रतिदीवना बनाते हैं। हलिचा क्या करता है, हल्के परे रहते हाँ को दीर्घ करता है। किंतु यदि जो आपने अल्लोपोन से जो आकार लोप किया था वो परनिमित्तक था, क्योंकि भाषंज्ञा टाके परे रहते ही हो सकती थी। तो परनिमित्तक जो आकार का लोप किया वो उससे पूर्व दी को दीर्घ करने के प्रति यदि वो स्थानीवत हो जावे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दीर्घ नहीं हो सकता है। इस प्रकार की दीर्घ विधि के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, तो अजादेश स्थानीवत नहीं हुआ, इससे क्या हो गया, फिर प्रतिदीवना ऐसा दीर्घ हो गया। कहते कि नहीं अयम वकारो हलपरः, क्योंकि जो वकार है वो हलपरक नहीं मिलेगा, इसलिए दीर्घ नहीं हो सकता था। जश विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। सग्धिश्च में सपीतिश्च में बब्धामते हरिधानाः आदेह तिनि बहुलम छंदसी इति घसलादेशः। अध धातु से तीन प्रत्यय करेंगे, बहुलम छंदसी से घसलरी आदेश करेंगे, यणादेश होकर के घसलादेश बन गया। उसके बाद क्या होता है, घस आगे ती, फिर घसी भस और हलीचा से क्या होता है, हलादिक किदगित प्रत्यय के परे रहते उपधा का लोप हो गया। क्या बच गया, स आगे ती, क्या बच गया, स आगे ती। उसके पश्चात हम झलोझली लगाते हैं, उससे क्या होता है, झल सूत्र झल के परे रहते सकार का लोप हो गया, तो घ आगे ती रह गया। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, झशस तथा और धोधा से ता को धा कर देते हैं, और फिर इधर झलाम जश झशी लगा देते हैं। उससे क्या हो जाता है, झश के प्रत्यय झलों को जश आदेश होता है तो धी बन जाता है, ठीक है। किंतु जब हम जश करने चले उसी समय जो घसी भस और हलीचा से जो अपने उपधा आकार का लोप किया था वो यदि क्या हो जावे, स्थानीवत हो जावे, तो आपको झश परे नहीं मिलेगा, झश परे नहीं मिलेगा तो जश तो नहीं होगा। अब इसने क्या कहा कि परनिमित्तक अजादेश जश विधि के प्रति स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत न होने से धी बन गया। उसके पश्चात क्या होता है, समाना चास उग्धिश्च इति समानस्य स्वभावः सग्धिः। बब्धामिति भसेर लोट द्विवचने शपः श्लू द्विर्वचनम। भस से आपने लोट किया, है ना, शप आया, शप को श्लू हुआ, श्लू करने के पश्चात क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व करने के पश्चात क्या स्थिति रह गई, भस भस ताम, ठीक है। उसके पश्चात वही पूर्वाभ्यास आदिशेष इत्यादि लग करके ब भस ताम, घसी भस और लीचा से उपधा लोप, झलोझली से सकार का लोप, झशस तथा धोधा से धा, ठीक है, जैसे ऊपर हुआ था तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बभस ताम, ताको ध, बभस धाम, झलोझली से सकार का लोप, बभ धाम। अब यहाँ पर पुनः को वही झलाम चष्टि लगाना है, किंतु यदि अजादेश क्या हो जाए, स्थानीवत हो जावे, तो यहाँ पर झश परे नहीं मिलेगा, जिससे कि जश तो नहीं हो पाएगा,
इससे वो स्थानीवत नहीं होता है, तो बबधाम बन जाता है। उपधा लोप से स्थानीवत्वात् जलाम झषिति जष्टम न स्यात् अस्मात् वचनात् भवति। चर विधिं प्रति अजादेशो न स्थानीवत् भवति। जक्षतुः जक्षुः अक्षन् पितरः अमी मदन्त लिट् द्विवचन बहुवचनयोः अधे घसलादेशः, है ना। जक्षतु और अक्षन दोनों की सिद्धि साथ साथ कर रही है, जक्षतु जक्षन, है ना। जक्षतु जक्षु की घस आगे, घस आगे अतुस, उसके पश्चात लिट लकार का रूप है द्वित्व इत्यादि हो जाएगा। घस घस अतुस, घा घस अतुस, कुहोष्ठ इत्यादि लग करके जा घस अतुस। फिर यहाँ पर गमह न जनक नघसाम लोप किंगित नंगी से उपधा का लोप, तो द्वित्व से पहले आप उपधा का लोप कर लीजिए। स अतुस, उसके पश्चात द्विवचन नीचे से रूपादिदेश करके द्वित्व करेंगे, तो घस स अतुस, उसके पश्चात अभ्यास चर्चित ये पूर्वाभ्यास इत्यादि लगा करके जग्स अतुस, यहाँ तक हो गया। फिर कहते हैं कि यहाँ पर उपधा लोपस से स्थानीय, अब सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, जग्स अतुस बन चुका, हमको खरीचा लगाना है और घ को क करना है। किंतु जो घसीभस और हरिचा से जो उपधा लोप हुआ था वो यदि स्थानीवत हो जावे तो खर परे नहीं मिलेगा, खर परे ना होने से चर आदेश नहीं होगा, चर आदेश नहीं होगा तो जक्षतु नहीं बन पाएगा। ये सारा पाठ आपके प्रथम वृत्ति का ही है, जो कि आप सिद्धियाँ पढ़ चुकी हैं। यदि आप सिद्धि देख करके आए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और यदि नहीं देख करके आए हैं तो आप एक बार फिर से उन सिद्धियों को विचार लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार से जक्षु बनेगा। तत्र उपधा लोप से खर्चिति धकार से जष्त्वम चरत्वम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति। शासी वसी घसी नाम चेति शत्वम, शकार किससे हो जाएगा जक्षतु को, शासी वसी घसी नाम च से। अक्षन इति अधे लुंग बहुवचने घसलादेशा, ठीक है ना। वहाँ पर भी धातु क्या थी, अध धातु थी, अध को घसलादेश हुआ था किससे, बहुलम छंदसी से, ठीक है। और यहाँ पर किससे होगा, बहुलम छंदसी लिट्टे नित्रस्याम। यहाँ पर भी अध को ही लुंग लकार के बहुवचन में घसली आदेश होगा। उसके पश्चात क्या होगा देखिए, घस आगे बहुवचन का रूप है तो झी आएगा, झी के स्थान पर आप अंत्य आदेश कर लेंगी। लुंग लकार का होने से चली आएगा। उस चली का मंत्र घास वाराणाश वृदाहत वृक्षि गमिजनिभ्यो ले से चली का लुक हो जाएगा। क्या स्थिति रह जाएगी, घस आगे अन, अट आगम भी कर लीजिए, अट घस अन, घसी भस और हलीचा से आप ये गमह न जन खन घसाम लोप किंगित नंगी से उपधा का लोप कर दीजिए। उसका जब स्थानीवत हो जाएगा तो चर्त्व नहीं हो पाएगा, जो हम बनाते हैं अक्षण, तो वही स्थानीवत का निषेध करेगा, तो चर्त्व होगा। तो अक्ष फिर शासी से मूर्धन्यादेश अक्षण बन जाता है। यहाँ तक हो गई सिद्धि, आपको समझ में आ गई सारी, है ना। अब आगे एक बात कहते हैं स्वर दीर्घ यलोपेशु लोपाजादेशो न स्थानीवत भवति। कहते हैं स्वर विधि के प्रति, दीर्घ विधि के प्रति और यलोप विधि में लोप रूप अजादेश ही बस स्थानीवत नहीं होता है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग कर रहे थे तो बहुत तरह के आदेश हो रहे थे, कहीं अनादेश हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किंतु जो स्वर विधि के प्रति निषेध किया, दीर्घ विधि के प्रति निषेध किया और यलोप विधि के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, ये कहा गया है। किंतु वो जो अजादेश होगा वो कौन सा होना चाहिए, लोप रूप अजादेश ही बस स्थानीवत नहीं होगा, अन्य यदि कोई आदेश होगा वो स्थानीवत हो जाएगा। इससे क्या लाभ होता है, अन्यत्र तो स्थानीवत एव तेन बहुखट्वकः, बहुखट्वकः में भी क्या होता है, ये तो स्वर विधि है, तो स्वर विधि के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होना चाहिए था, किंतु ये क्या होता है, ह्रस्व रूप अजादेश है। आपको क्या होता है, केवल अह्रस्व होता है, तो वहाँ पर स्थानीवत हो जाएगा। गिरियो में क्या है, किरी आगे ओस यणादेश है, यणादेश रूपी अजादेश है, तो वो स्थानीवत हो जाएगा। वायवों में भी स्थानीवत हो जाएगा। इति स्वर दीर्घ यलोपाः न भवन्ति, तो इन सब में क्या होता है कि वो स्वर नहीं होता है। और किरी आगे ओस यणादेश हो गया, तो किरियोस, अब यहाँ पर हलीचा से दीर्घ होने लग गया, तो यहाँ पर जो यणादेश था वो स्थानीवत हो गया। स्थानीवत होने से हल परे नहीं मिला तो दीर्घ नहीं होता है। बात समझ में आई। और वायवों में क्या होगा, वायु आगे ओस, वायवोस
अब यहाँ पर लोप विरोधी लगना चाहिए, वकार के प्रति यकार का लोप होना चाहिए, तो यहाँ पर अजादेश क्या हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत हो जाएगा तो वलपरे नहीं मिलेगा, वलपरे नहीं मिलेगा तो यकार का लोप नहीं होता है। तो इसमें लाल निशान लगा करके ये याद रखना है कि स्वर दीर्घ या लोप विधि के प्रति के लोप रूप अजादेश ही स्थानीवत नहीं होगा, अन्य अजादेश तो स्थानीवत हो जाएंगे। तो ये इतना बड़ा सूत्र है, किंतु इसमें प्रत्युदाहरण इत्यादि कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रत्युदाहरण इसमें होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो पूरे सूत्र का निषेध है, केवल पूरे सूत्र का निषेध होने से बस जहाँ जहाँ वो थे वो द्विर्वचनेचि द्विर्वचन निमित्ते अचि अजादेश स्थानीवत भवति द्विर्वचने एव कर्तव्य। इसका हम समास कैसे करते हैं आपको मालूम है? द्विर्वचनंच द्विर्वचनंच इति द्विर्वचनम तस्मिन् द्विर्वचने, एक शेष होता है इसमें, इसलिए हम यहाँ पर दो द्विर्वचन ले पाते हैं कि द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः अजादेश स्थानीय रूपो भवति द्विर्वचने एव कर्तव्य। तो जो दो बार द्वित्व आता है वो इस कारण से आता है। कहते हैं रूपाति देशश्चायम नियत कालः। कहते हैं ये तो रूपाति देश है। ये क्या है? ये रूपाति देश। द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश वो स्थानीवत होता है द्वित्व करने के प्रति। तो रूपाति देश है, ठीक है ना। जो क्या किया था आपने, जो भी द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश हुआ वो द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप होगा। फिर द्वित्व करने के प्रति तो वो रूप वहाँ पर अतिदिष्ट हो जाता है अजादेश से पहले का। कहते हैं वो भी नियत काल, बस के निश्चित काल के लिए, स्थायी रूप से नहीं है। तेन कृते द्विर्वचने पुनः आदेश रूपम एवावतिष्ठते। जैसे द्वित्व हो गया तो फिर जो दूसरा रूप आता है वो अपने रूप में आ जाता है। आप कोई भी उदाहरण लीजिए, जैसे जक्षतो ये मान लीजिए, तो स आगे अतुस था, रूपातिदेश तो वह पर द्वित्व करने के लिए केवल हुआ, तो द्वित्व कर दिया अपने घस और बाद में पुनः क्या जाता है, स आ जाता है। तो नियत काल के लिए होता है। कहते हैं ठीक है। प्रयोजन क्या है इसके? कहते हैं आलोप उपधालोप निलोप यण अव आय आव आदेशः प्रयोजनम। ये प्रयोजन है। सबसे पहले जैसे आप कहीं पर भी आकार का लोप करते हैं, क्या करते हैं? आकार का लोप किया है। कहीं पर उपधा लोप होता है, कहीं निलोप होता है, कहीं यणादेश होता है, कहीं अव अय आव आदेश जो होते हैं वो प्रयोजन है। क्रमशः प्रयोजन देते हैं आपको। आलोप पपतु पपु आतो लोपेति चेति आकार लोपे कृते। पा आगे अतुस, आकार का आपने लोप कर दिया। प अतुस द्वित्व करना है, अच्छी नहीं है। कैसे द्वित्व होगा? तो इसने कहा कि परनिमित्त द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते, है ना। तो जिस अतुस को मान करके द्वित्व करते हैं उसी को ही मान के आप अजादेश किया आपने। तो द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश हुआ है, तो द्वित्व करने के प्रति वो स्थानीय रूप हो जाएगा। तो पा प अतुस, फिर ह्रस्व करके पपतु रूप बन जाता है। उपधालोप जघनतु जघनु, यहाँ पर भी हन अतुस, यहाँ पर भी क्या होता है, उसी अतुस के परते आप द्वित्व करना है। तो द्विर्वचन निमित्तक अच है, उसके परते जो उपधालोप हुआ वो द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप हो जाता है। तो हन न अतुस, फिर सारे कार्य होकर के, है ना। इति उपधालोप कृते अनचकत्व द्विर्वचनम न स्यात्। जब उपधालोप हो जाएगा तो कोई अच्छी नहीं रहेगा, तो द्वित्व नहीं हो सकता है। इस अस्माद् वचनात् भवति, इससे द्वित्व हो जाता है। फिर जहन अतुस, फिर हो हंते रणेशु से क्या हो जाता है, हंति के हकार को घकारादेश होकर के जघनतु बन जाता है। निलोपः आटिट अटतेर निचि लुंगी चंगी निलोपे कृते तस्य स्थानीवत्वात् अजादेर द्वितीयस्य इति टी शब्दस्य द्विर्वचनम भवति। आटिटत कैसे होता है? यहाँ पर अट धातु से निच करते हैं, अटी बना लेते हैं, ठीक है। उसके पश्चात क्या करते हैं, लुंग लकार में रूप बनाते हैं। तो फिर क्या होता है, अट चंग, है ना, अट निच चंग। उसके बाद चंग के पैर से द्वित्व करते हैं, द्वित्व करना है आपको। किंतु होता क्या है, अट निच चंग, यहाँ पर हम पहले अनेर अनिटी लगा देते हैं। अनिडाद्यार धातु के पैर थे, अनी का लोप हो गया, क्या रह गया, केवल ट ही रह गया। अब द्वित्व करना है, आजादी धातु है, द्वितीय एकाच को द्वित्व करना है। द्वितीय में अच्छी नहीं है, तो फिर रूपातिदेश से क्या द्वित्व होता है, टी ट द्वित्व होगा। अ एक तरफ है, टी ट द्वित्व करके उसके पश्चात फिर अ टी ट चंग का अ और तिप का त और आगम हो जाएगा। लुंग लंगने शुरुदाता से क्या बन जाएगा,
आटिटत, तो यहाँ पर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये निलोप का उदाहरण था। यण का चक्रतु चक्रहु, क्री आगे अतुस, यणादेश हो गया क्र अतुस। अब द्वित्व करना है, कैसे द्वित्व करें, अच्छी नहीं है तो वो रूपातिदेश होगा, तो क्री क्र अतुस पुनश्च उरत इत्यादि लग करके कुहोष्टु चक्र अतुस चक्रतु बन जाता है। करोते अतुसी उसी चयनादेशे कृते अनचकत्वात्, अतुसी उसी का मतलब क्या हो गया, अतुस और उसके परे रहते, अनचकत्वात् विरोचनम न स्यात् स्थानीयत्वात् भवति। अयवायावादेशः निनय निनाय लुलव लुलाव, निनय निनाय उत्तम पुरुष का रूप है ये। जब नित्वत वृद्धि विकल्प से होती है, नलुत्तम होवा से, जिस पक्ष में नित्वत होगा उस पक्ष में वृद्धि होगी, अन्यथा गुण होगा। तो ने अ, फिर अयादेश कर लेंगे नय अ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रूप ये जो है द्विवचन नीचे से रूपातिदेश करके ने नय द्वित्व करेंगे और उसके बाद ह्रस्व लगा करके निनय बनाएंगे, और जब वृद्धि हो जाएगी तो ने नाय द्वित्व करेंगे और उसके पश्चात निर्णाय बना लेंगे। लुलव लुलाव में भी वही चीज़ है, यहाँ पर गुण होगा, है ना, और एक में वृद्धि होगी। वहाँ पर ई है इसलिए ई ऐ, यहाँ पर उ औ। नयते है लुनातेश्च उत्तमे नली गुणे कृते वृद्धौ च अयवायावादेशाः तेषां स्थानीयत्वात् ने नई लोलौ इति द्विर्वचनम भवति। इस प्रकार से द्वित्व हो जाता है। तो सूत्र की सिद्धियाँ, सूत्र के प्रयोजन आपको दे दिए, जो सीधा सीधा था। ये सारा आपने प्रथम वृत्ति में इसकी सिद्धियाँ आपने पढ़ी हुई हैं, और अब जब आप विचारेंगे तो पुनः सारी सिद्धियों को सूत्र सहित निकाल करके देख लेना। अब कहते हैं द्विर्वचने इति किम, ठीक है ना, द्विर्वचने इति किम मतलब द्विर्वचने एवं कर्तव्य, जो ये वाला है कि द्वित्व करने के प्रति ही स्थानीय रूप होता है। ऐसा आपने क्यों कहा, कहते हैं जगले ममले श्रवणम आकारस्य न भवति, कि द्वित्व करने के प्रति ही आपने स्थानीय रूप किया था। यदि आप वैसे स्थानीय रूप कर देते तब तो जगला ए है तो यहाँ पर आकार का श्रवण होता, ममला ए यहाँ पर भी आकार का श्रवण होता, किंतु यहाँ पर श्रवण नहीं हो रहा, आकार का लोप, यानी वो स्थानीय रूप केवल द्वित्व करने के प्रति हुआ, तो क्या बन गया, है ना। तो जगले ममले, जगले ममले भी इसका उदाहरण भी बन सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बन जाएंगे, ग्ला आगे लिट, लिट के स्थान पे त के स्थान पे एश, ये क्या आपका आज़ादी कितनित है, अपित लिट कितवत होने से तो आकार का लोप किया। अब जब द्वित्व करते हैं तो क्या क्या द्वित्व करेंगे, ग्ला ग्ला ए, फिर ह्रस्व इत्यादि लगा करके जग ए बनाते हैं। यदि ये स्थायी रूप से यदि होता स्थानीय रूप तब तो फिर आकार का श्रवण होता, वो नहीं होता, केवल द्वित्व करने के लिए हो जाता है। कहते अच्छा ठीक है। तो द्विर्वचन निमित्ते इति किम, आपने ऐसा क्यों कहा कि द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश वही स्थानीय रूप होगा, ये शर्त क्यों है। यदि द्विर्वचन निमित्ते नहीं कहते तो क्या अर्थ होता, कोई भी अजादेश स्थानीय रूप हो जाता द्वित्व करने के प्रति। तो दुद्युषति ऊठ यणादेशो न स्थानीवत भवति, दुद्युषति में देखिए क्या होता है, आपकी स्थिति क्या है, कैसे सिद्धि होती है दुद्युषति की, दिव धातु से सन करिए, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर क्या होता है, दिव आगे सन, यहाँ इटागम की प्राप्ति होती है, किंतु सनी वंतर्ध भ्रस्ज दम्भु श्री श्री यूर्ण भरज्य पिसनाम, इससे क्या हो जाता है, इटागम का निषेध हो जाता है। जिस पक्ष में इटागम नहीं हुआ तो इकोझल हलन ताच्च, है ना, इक्के समीप जो हल उससे पहले जो झलादिसन वो कित्वत हो गया। कित्वत होने से क्या हो गया, दिव आगे स, यही स्थिति रह गई, ठीक है। अब उस सन के परे रहते, सन क्या है, कित्वत है और झलादी है, झलादी सन के परे रहते, यहाँ पर आपका सूत्र लगा छो शुर अनुनासिके च, ये मालूम नहीं सूत्र का अर्थ, के अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते तथा किद्गित झलादि प्रत्यय के परे रहते, छकार को शकारादेश होता है और वकार को ऊठ होता है। तो अब यहाँ पर सन जो है वो कैसा है, सन के परे रहते क्या हो गया, यहाँ पर ऊठ आदेश हुआ तो क्या बन गया, दी आगे ऊ, उसको आपने क्या कर लिया, यणादेश कर दिया, क्या बन गया, द्यू बन गया, ठीक है। अब ये जो है ये अजादेश है ना, किंतु यहाँ पर सूत्र में यदि द्विर्वचन निमित्तक नहीं कहते और द्विर्वचन निमित्तक नहीं कहते तो अचि का भी विशेषण नहीं बनता। तो बस यहाँ पर क्या हुआ है, जो भी अजादेश हुआ है वो द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप हो जाता। यदि वो द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप हो जाता तो क्या द्वित्व होता, दिव द्यू,
क्या द्वित्व होता? दिव्यु द्वित्व होता। तो क्या रूप बनता? हलादि शेषा लगने के बाद दिद्युषति बनता। आई बात समझ में? तो सूत्र ने क्या कहा? तो जो ऊठ आदेश हुआ है वो द्विर्वचन निमित्तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विर्वचन निमित्तक यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर वो अच का विशेषण भी नहीं बनेगा। बस सूत्र का अर्थ क्या होगा? केवल यदि द्विर्वचन निमित्त ग्रहण नहीं करते तो हमें अचि से भी कुछ मतलब नहीं था। बस इतना अर्थ हो जाता कि जो भी अजादेश है वो स्थानीय रूप होता। ठीक है। तो अब द्विर्वचन निमित्त कहने से वो अचि का विशेषण बनता है और अचि का विशेषण होने से फिर वो स्थानीय रूप नहीं होता है, क्योंकि ये अच के परे रहते अजादेश नहीं है। तो ऊठी यणादेशो। अच्छा, और उसके आगे देखिए, तो यहाँ पर स्थानीयवत हम किसको कर रहे हैं? सन के परे रहते जो आपने ऊठ किया है वहाँ तक तो ठीक है, किंतु जो ऊ के परे रहते आपने यणादेश किया है, ऊ के परे रहते जो आपने यणादेश किया है, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्ट समझिए। यहाँ पर दो आदेश हो रहे हैं, है ना। देव था, देव को आपने सन के परे वा को ऊ किया पहले, ठीक है। तो दी आगे ऊ आगे स, इसको बात नहीं चल रही है स्थानीयवत की। ये तो सन के परे रहते हुए तो द्विर्वचन निमित्तक ही है। अब यहाँ पर बात क्या चल रही? जो ई को जो यणादेश हुआ है, ई को यणादेश करके क्या बना लिया हमने? द्य, मिला करके क्या हो गया आपका? द्यु। अब यदि ये अच के परे रहते अजादेश है, क्यों? ऊ अच है, अच के परे रहते अजादेश है। आपने द्विर्वचने को अच का विशेषण नहीं बनाया है, आपने बस इतना ही कहा कि अच के परे रहते जो भी अजादेश वो द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप हो जाएगा। ठीक है। तो ये अच के परे रहते यणादेश हुआ है, यदि वो स्थानीय रूप हो जावे तो क्या द्वित्व होगा? दीद्यु द्वित्व होगा। तब क्या द्वित्व होगा? दीद्यु ऐसा द्वित्व होता। तो उसके लिए द्विर्वचनीय ग्रहण आवश्यक हो गया कि ये अच के परे रहते अजादेश तो है, किंतु ये जो ऊठ है ये द्विर्वचन निमित्तक नहीं है। ये जो ऊठ है वो क्या है? ये द्विर्वचन निमित्तक नहीं है। तो कौन से अजादेश की बात चल रही, समझ में आ गया? जो व को ऊठ हुआ था वो तो अजादेश भी नहीं है ना। इसलिए आपको कहाँ पर घटाना है? जो ऊठ के ऊ के परे रहते जो यणादेश हुआ है वो स्थानीयवत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर द्विर्वचन निमित्तक नहीं है, और यदि हम द्विर्वचन निमित्त विशेषण नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर भी यणादेश स्थानीय रूप होने लगता। बात समझ में आ गई? इसको ध्यान में रखना। स्पष्ट कह भी रहे कि ऊठी यणादेशा न स्थानीयवत भवति। ऊठ के परे रहते जो आपने यणादेश किया है वो स्थानीय रूप नहीं होता है। कहते हैं ठीक। अब अचि ग्रहण क्यों किया? तो यदि अचि ग्रहण नहीं करते तो क्या अर्थ हो जाता? द्विर्वचन निमित्तक प्रत्यय के परे रहते कोई भी अजादेश वो स्थानीय रूप होने लगता। अब अचि वाली बात नहीं रह गई। तो उसके लिए है जे घ्रियते देधमीयते। घ्रा धातु है, ठीक है। घ्रा से आपने यंग किया, इसके अतिरिक्त सूत्र लग जाता है ई घ्रात्मो। वो क्या करता है? यंगी परतः घ्राते है ना, ईकारादेशो भवति। तो क्या बन जाता? घ्री बनता है। ठीक है। अब हम इसको द्वित्व करते हैं तो क्या द्वित्व कर लेते हैं? घ्री घ्री पूर्वाभ्यास आदिशेष जी घ्री गुणों यंगलोकों से गुण करके जे घ्रियते रूप हम बनाते हैं। ठीक है। सीधी समझ में आ गया आपको जे घ्रियते के। अब यदि यहाँ पर अचि ग्रहण नहीं किया आपने तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ है? द्विर्वचन निमित्तक प्रत्यय के परे रहते जो अजादेश, तो ये द्विर्वचन निमित्तक यंग है, इसके परे आ को ई किया, ये अजादेश है, द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप होता। तो क्या द्वित्व होना चाहिए था? घ्राघ्रे। ठीक है। अब यदि ह्रस्व इत्यादि होता तो घ ज, उसके बाद फिर दीर्घ होता तो जाघ्रियते रूप बनता। सूत्र ने क्या कहा? द्विर्वचन निमित्तक अज के परे रहते अजादी प्रत्यय के परे रहते अजादेश होना चाहिए। तो ये अजादी प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्थानीयवत नहीं होता है और जे घ्रियते देधमीयते ऐसा ही रूप बनता है। जे घ्रियते देधमीयते ई घ्रात्मोः यंगी च इति ईकारादेशः तस्य स्थानीयवत भावात् आकारस्य द्विर्वचनम स्यात्, है ना। यदि वो स्थानीयवत हो जाता तो द्वित्व फिर उसी प्रकार से होता, आकार को द्वित्व होता तो जागृयते रूप बनता। अज ग्रहणात् न भवति,
अच ग्रहण होने से नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका द्विर्वचनेची सूत्र भी पूर्ण हो गया। तो विशेष रूप से प्रत्युदाहरण आपके इसी सूत्र में ही है। द्विर्वचनेति किम, तो जगले ममले। तो 3 बातें कही कि द्विर्वचने एवं कर्तव्य क्यों कहा, द्विर्वचन निमित्ते क्यों कहा और अचि क्यों कहा। तीनों के आपको प्रत्युदाहरण दिए। जब भी आप इसको विचारेंगे, देखेंगे, तो उस पद को पूरा हटा करके और पश्चात उसका अर्थ उस सूत्र में घट रहा है तो ये दोष आएगा। इस कारण से वहाँ पे ग्रहण किया है। तो ये स्थानिवत प्रकरण समाप्त हुआ। स्थानिवदादेशो नल विधौ अच परस्मिन् पूर्व विधौ न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार और द्विर्वचन नेची। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे। शेष